वेलकम बैक टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। और हम देख रहे हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्लास 9th लेक्चर नंबर 3। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। इससे पहले की क्लासेस में हम लोगों ने बेसिक कंपोजिशन ऑफ सेल कवर कर लिया था, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि सेल मेम्ब्रेन को हम लोग और भी नामों से जानते हैं, जैसे बायो मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बहुत सारे नाम हैं, बायो मेम्ब्रेन बोलो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो, सेल मेम्ब्रेन बोलो, ठीक है, सबका मीनिंग सेम है। तो ये जो बेसिकली सेल मेम्ब्रेन होती है, ये एक सेल को आउटर इन्वायरमेंट से सेपरेट आउट कर देती है। सपोज़ ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सेल मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन सेपरेट कर रही है सेल को, सेल के कंटेंट को। और अंदर साइड में सेल मेम्ब्रेन के इनर साइड में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, और साइटोप्लाज्म के साथ साथ इसमें सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं। तो सेल मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन क्या है कि ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इन साइटोप्लाज्म को, सेल ऑर्गेनेली को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, नंबर 1। दूसरा चीज़, सेल मेम्ब्रेन जो होता है, सेल मेम्ब्रेन का एक और काम होता है कि ये कुछ सब्सटेंसेस को अलाउ करता है और कुछ सब्सटेंस को रोक देता है सेल में पास होने को। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सेल के लिए टॉक्सिक हैं या सेल के लिए हार्मफुल हैं, तो उन चीज़ों को प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन उसको स्टॉप कर देगा, उसको रोक देगा, उसको सेल के अंदर आने नहीं देगा। वही जो रिक्वायरमेंट है सेल के ग्रोथ के लिए, सेल के सर्वाइवल के लिए, क्योंकि सेल भी अब एट सेलुलर लेवल कुछ मेटाबॉलिक फंक्शन परफॉर्म करती है, राइट। तो इन मेटाबॉलिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हर पर्टिकुलर सेल को कुछ मॉलिक्यूल्स की एंट्री चाहिए। जैसे ग्लूकोज एक सेल में पहुंचेगा, राइट, तो ग्लूकोज से क्या मिलेगी, ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है हमारी बॉडी को। तो ग्लूकोज को सेल में जाना है, इनसाइड द साइटोप्लाज्म पहुंचना है उसको, तो ग्लूकोज को वो अलाउ करेगा। बहुत सारा गैसियस एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो वहाँ पर भी हमारे ब्लड में जो CO2 प्रेजेंट है वो आ जाता है लंग्स में, और जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है लंग्स में वो हमारा डिफ्यूज़न हो जाता है ब्लड में। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं जहाँ पर चीज़ें का आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है, सेल के अंदर और सेल के बाहर। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये कुछ सब्सटेंसेस को अलाउ करता है, ठीक है, कुछ सब्सटेंसेस को अलाउ करेगा और कुछ सब्सटेंसेस को स्टॉप कर देगा। तो क्योंकि ये सेलेक्ट कर रहा है कंपाउंड्स को बेसिकली, तो सेलेक्ट करने की वजह से हम लोग बोल देते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन कैसा है, इट इज़ ए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब ही यही हुआ कि चूज़ी है, चूज़ करेगा कि किस सब्सटेंस को हमें सेल के अंदर लेना है या फिर किस सब्सटेंस को हमें सेल के बाहर रोकना है, या हमें कौन से सब्सटेंस को सेल से बाहर रिमूव करना है। इन सब को कौन डिसाइड करता है, इन सब को डिसाइड करता है हमारा सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम लोग इसके बारे में अब आगे बात करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन कौन कौन सी चीज़ों को किस तरीके से अपने थ्रू क्रॉस कराता है। तो यहाँ पे समझते हैं हम लोग कि किस तरीके से चीज़ें क्रॉस होती हैं। तो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन के थ्रू दो फिनोमेना देखे गए हैं। गैसियस ट्रांसपोर्ट के लिए, या कह दो गैसियस एक्सचेंज के लिए
जो चीज़ें देखी गई हैं वो देखा गया है कि गैसियस एक्सचेंज डिफ्यूज़न के थ्रू होता है। ठीक है, डिफ्यूज़न मतलब अगर सेल के अंदर कोई गैस को जाना है, जैसे ऑक्सीजन को साइटोप्लाज्म में पहुंचना है, या कार्बन डाइऑक्साइड को साइटोप्लाज्म के अंदर, या साइटोप्लाज्म को या कार्बन डाइऑक्साइड को सेल से बाहर आना है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज में डिफ्यूज़न रोल प्ले करेगा, यहाँ पे डिफ्यूज़न होगा। और जब हम बात करेंगे वाटर एक्सचेंज की, तो वाटर एक्सचेंज के लिए डिफ्यूज़न के बजाय ऑस्मोसिस देखा जाता है। अगर वाटर को सेल के अंदर पहुंचना है या वाटर को सेल से बाहर आना है तो इसमें ऑस्मोसिस का प्रिंसिपल फॉलो होता है। ये दो बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस में हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं। तो डिफ्यूज़न में क्या होता है, डिफ्यूज़न में कोई भी ऐसा सब्सटेंस, ठीक है, मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। डिफ्यूज़न क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस को अगर मूव हो रहा है, अगर कोई सब्सटेंस मूव कर रहा है अपने हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन में, तो उसको डिफ्यूज़न कहते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं डिफ्यूज़न में कि मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस, मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन, from its higher concentration to lower concentration, from its higher concentration to lower concentration। ये हो गया डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न का हम लोग एक एग्जांपल बहुत अच्छा ले सकते हैं। होता कहाँ है डिफ्यूज़न, तो डिफ्यूज़न होता है बहुत सारी जगह, डिफ्यूज़न होता है, बट एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं समझने के लिए। लंग्स में एक ऑर्गन होता है बेटा, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई ऑफ लंग्स में गैसियस एक्सचेंज होता है बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। ब्लड वेसल्स और एल्वियोलाई के बीच में गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो जब हमने ब्रीदिंग किया, जब हमने इनहेल किया ऑक्सीजन, तो उसमें एयर में ऑक्सीजन रिच था, ठीक है। इनहेल्ड एयर में ऑक्सीजन रिच है। और होता क्या है कि जो ब्लड कैपिलरीज में जो गैस प्रेजेंट है वो CO2 उसमें ज़्यादा होता है। तो होता क्या है कि जो CO2 ज़्यादा है हमारी ब्लड कैपिलरीज में, वो आ जाती है हमारे लंग्स में, एल्वियोलाई में, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। वही इसके उलट, क्योंकि एल्वियोलाई में इस समय ऑक्सीजन रिच एयर है, तो अब हमारे ब्लड कैपिलरीज में ऑक्सीजन कम थी, तो अब एल्वियोलाई से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो जाती है आपके ब्लड सेल्स में, राइट, या फिर ब्लड वेसल्स में कह सकते हैं, ठीक है। तो गैसियस एक्सचेंज के लिए डिफ्यूज़न होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक है। डिफ्यूज़न बता दिया, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। अब हम दूसरा बात करेंगे ऑस्मोसिस, ठीक है। तो ऑस्मोसिस में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सेम डेफिनेशन होती है डिफ्यूजन के जैसे ही, बस इसमें हम ऐड कर देते हैं बाय द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये टर्म हम लोग ऐड करेंगे। तो ऑस्मोसिस में हम लिखेंगे कि ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की बात हो रही है, ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइफ साइंस या बायोलॉजी के, यहाँ पे जो हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बेसिकली सेल मेम्ब्रेन की बात हो रही है। तो जब वाटर अपने हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, ठीक है, तो वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा। तो इस फिनोमेना को हम लोग ऑस्मोसिस टर्म दे देते हैं, ठीक है। तो ऑस्मोसिस कई जगह होती है, जैसे प्लांट के रूट्स में, ठीक है भाई, प्लांट का रूट वाटर एब्जॉर्ब करता है, वाटर चाहिए तभी तो फोटोसिंथेसिस होगा, वाटर इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो प्लांट अपटेक वाटर
है ना, प्लांट अपटेक वाटर वाया रूट। तो रूट्स क्या कर रही हैं, रूट्स बाय द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं थ्रू ऑस्मोसिस। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन का हम लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर समझ लिया। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का पर्पस क्या है, सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म के कंटेंट को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेपरेट करती है। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन में अब बात करेंगे कि किस तरीके से मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है ना। तो जो गैसेज हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, तो ये सारी गैसेस एक्सचेंज में डिफ्यूज़न परफॉर्म होता है। वाटर एक्सचेंज में ऑस्मोसिस रोल प्ले करता है। डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस में डिफरेंस आपको पता चल गया है, कहाँ पे डिफ्यूज़न होता है और कहाँ पे ऑस्मोसिस होता है ये भी आपको पता चल गया है। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, है ना, जैसे ग्लूकोज, जैसे मान लीजिए ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल काफ़ी हैवी होता है। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर वेट अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 180 आता है कैलकुलेट करने पे। ठीक है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 होता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा हैवी मॉलिक्यूल है। ठीक है, और इसको अगर सेल के अंदर पहुंचना है, साइटोप्लाज्म में अगर इसको ट्रांसपोर्ट कराना है, तो ऐसे केसेस में कुछ कैरियर प्रोटीन्स होती हैं, कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होती हैं और वो क्या करेंगी, इस ग्लूकोज को पिक करेंगी और इस ग्लूकोज को साइटोप्लाज्म में थ्रो कर देंगी। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से ग्लूकोज को पिक करेंगी, है ना, और या फिर कह सकते हैं कि ब्लड से, है ना, ब्लड से ग्लूकोज को पिक करेंगी और इसको थ्रो कर देंगे किसमें, सेल के साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो हैवी मॉलिक्यूल्स के लिए कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो कि आप फ्यूचर क्लासेस में इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, बेसिकली आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर गैसियस एक्सचेंज होना है सेल मेम्ब्रेन के लेवल पे तो डिफ्यूजन होगा, और अगर वाटर ट्रांसपोर्ट कराना है तो ऑस्मोसिस परफॉर्म किया जाएगा। Suppose it is a cell, this is nucleus and this is your cell membrane। तो सेल मेम्ब्रेन सबसे पहले ये देखा गया है कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, लचीली होती है, सेल वॉल की तरह ये हार्ड या रिजिड नहीं होती। ठीक है, इसके अलावा जब हम लोग इस सेल मेम्ब्रेन को थोड़ा सा जूम करके देखेंगे, इसको मैग्नीफाई करते हैं थोड़ा सा, तो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखाई देता है। सेल मेम्ब्रेन सबसे पहली बात ये बनी होती हैं लिपिड से और प्रोटीन से। ठीक है, लिपिड और प्रोटीन से मिल करके सेल मेम्ब्रेन बनती है, राइट। तो मैं ये थोड़ा सा मॉलिक्यूलर लेवल पे स्ट्रक्चर बना रहा हूँ सेल मेम्ब्रेन का, चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे हम अभी। ठीक है, तो ये मैंने एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया है कि किस तरीके से आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखता है। ठीक है, तो जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड और प्रोटीन से मिलके बना है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन बच्चों। ठीक है, तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो एक सर्कल है और ये दो टेल लगी हैं, ये आपका लिपिड का स्ट्रक्चर है। और ये लिपिड की देखिए एक ये लेयर है और एक ये लेयर है, दो लेयर्स लिपिड की दिख रही हैं। तो इसीलिए हम लोग बोल देते हैं कि जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये बाई लेयर होती है। बाई मतलब दो, तो लिपिड की यहाँ पे दो लेयर प्रेजेंट है, एक ये लेयर और एक ये लेयर, और इसमें बीच बीच में बड़े वाले मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं बच्चों, ये बड़े बड़े वाले मॉलिक्यूल्स ये क्या हैं, ये प्रोटीन्स हैं। ठीक है, तो लिपिड और प्रोटीन के कॉम्बिनेशन से सेल मेम्ब्रेन फॉर्म होता है। ठीक है, ये बात आपको समझनी थी। और इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है, सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होता है। तो फ्लेक्सिबल होने की वजह से हम लोग देखेंगे कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है बेटा, जिसे हम लोग अमीबा कहते हैं। तो आपको मालूम है
कि जितने भी एनिमल्स हैं, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती है, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है, नो सेल वॉल इन एनिमल सेल, ठीक। तो अब क्योंकि अमीबा एक एनिमल है, राइट, यूनिसेलुलर एनिमल है, तो इसमें क्या देखा जाता है कि इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है ये सेल मेम्ब्रेन होती है, ना कि सेल वॉल। तो इसीलिए हम अमीबा को किसी भी शेप का बना देते हैं, क्योंकि इसमें सेल वॉल तो है ही नहीं, केवल सेल मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट है, राइट। तो होता क्या है कि ड्यू टू फ्लेक्सिबल नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन अमीबा कैन परफॉर्म एंडोसाइटोसिस, ठीक है, अमीबा एंडोसाइटोसिस कर सकता है। अब ये एंडोसाइटोसिस क्या होता है? एंडोसाइटोसिस मतलब कि जब अमीबा को न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होगी तो ये अपने आसपास अगर इसे कहीं फूड मॉलिक्यूल मिल गया तो ये इस फूड मॉलिक्यूल को इनगल्फ कर लेगा, ठीक है। और वो इनगल्फ क्यों कर पाएगा? क्योंकि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है अमीबा का, ये सेल मेम्ब्रेन आपका फ्लेक्सिबल नेचर का है, ठीक है। तो होगा क्या कि मान लीजिए ये आपका अमीबा है, तो ये क्या करेगा कि कुछ इस तरीके से अपने सेल मेम्ब्रेन को यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये फोल्ड कर लेगा, और जो फूड पार्टिकल होगा वो फूड पार्टिकल यहाँ पे उसको इनगल्फ करने की कोशिश करेगा, और जैसे ही फूड पार्टिकल यहाँ पे पहुँचेगा इस फूड पार्टिकल को ये अपने अंदर इनगल्फ कर लेगा और फिर इससे न्यूट्रिशन ले लेगा और इसको अपने साइटोप्लाज्म में डाइजेस्ट कर लेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, इतनी बात समझनी है कि एंडोसाइटोसिस मतलब होता है कि टू इनगल्फ सॉलिड सब्सटेंस इनसाइड द सेल, ठीक है। किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को अगर सेल इनगल्फ करती है तो इस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस बोला जाएगा, और अमीबा प्रैक्टिस करता है, अमीबा एंडोसाइटोसिस के थ्रू ही न्यूट्रिशन गेन करता है। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें थी सेल मेम्ब्रेन के बारे में। इस लेक्चर में इतना ही। अब हम लोग आगे आने वाले टॉपिक्स को पढ़ेंगे इसके आने वाले लेक्चर्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।